सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, राइट। लास्ट सेशन में भी हमने कुछ 20 के अराउंड क्वेश्चंस किए थे। तो आज आरबीआई असिस्टेंट का इंग्लिश का मैं आपको इसका एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से हमारे ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, टेंस के आ रहे हैं या प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो वो सारा आज की इस वीडियो में हम देखते चलेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। मीन्स 20 से आगे जो हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज फर्दर, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे रहा ये, राइट। एरर का सवाल है। द डिफेंस मिनिस्टर थॉट that each veteran was as respectful as himself and should be given due preference as well, right। तो थोड़ी आपको पता है इसमें लेवल थोड़ा अच्छा लेवल रहता है, मतलब एरर की जो मतलब काफी लंबे एरर आते हैं और थोड़े इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो 20 नंबर सवाल बोल रहे हैं, द डिफेंस मिनिस्टर थॉट दैट ईच वेटरन। अब वेटरन का मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस जिस बंदे को होता है, ठीक है। एक नोवाइस होता है, नोविस होता है। नोविस मतलब होता है जो फ्रेशर होता है, लर्नर, उसका ऑपोजिट वेटरन होता है। सो जब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ा, जब भी आप कभी भी व्हेनेवर यू रीड एनी स्टेटमेंट, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि टेंस कौन सा चल रहा है, कौन सा टेंस चल रहा है, कौन से टेंस में बात हो रही है, राइट। तीन ही टाइम के स्पैन होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। टाइम के 3 स्पैन होते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं सेकंड फॉर्म लग रही है तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, राइट। तो यहां पे बोल रहे हैं द डिफेंस मिनिस्टर थॉट। अब थॉट से हमें एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि थॉट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट टेंस चल रहा है। दैट ईच वेटरन वाज एज रिस्पेक्टफुल एज हिमसेल्फ। अब ये वाला स्ट्रक्चर होता है, राइट। जैसे एज यहां पे आ गया, फिर बीच में आपको कुछ लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, फिर यहां पे दोबारा एज लगाते हैं हम। जैसे हम एज गुड एज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। ही इज एज गुड एज हिज फादर, या राम इज एज गुड एज ही। तो जब आप इसके बाद कोई केस लगाते हो प्रोनाउन का, तो हमेशा रखना आपको प्रोनाउन का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ता है। हमेशा ही एज गुड एज के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। मतलब थर्ड पार्ट यहाँ पे गलत जाएगा क्योंकि वहां पे लिख रहा है हिमसेल्फ। जबकि फॉर्मेशन है कि एज गुड एज के बाद यू पीपल हैव टू ऑलवेज यूज, लाइक प्रोनाउन के जैसे 4 केस होते हैं। एक सब्जेक्टिव होता है, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, थर्ड हमारा पॉजेसिव होता है, राइट। और फोर्थ केस हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, राइट। तो ये 4 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। जैसे मैंने यहाँ ही लिखा तो इसका ऑब्जेक्ट में हमारा हिम बन जाता है, इसका पॉजेसिव में हमारा हिज बन जाता है और इसका रिफ्लेक्सिव में हो जाता है हिम्स। तो कुछ इस तरह से ये बनता है केस, ये टेबल बनाया जाता है प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। तो इस फॉर्मेशन के बाद आपको ये वाला केस यूज करना होता है, सब्जेक्टिव। जबकि वो तो रिफ्लेक्सिव लगा के दे रहा है, तो वो गलत था, इसलिए आंसर थर्ड। तो वहां पे ही आए। अब इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, थर्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, द डिसेबल्ड एथलीट डिड नॉट लेट एडवर्सिटी स्टॉप हर फ्रॉम कंपीटिंग इन द ओलंपिक्स, राइट। ओलंपिक्स यहाँ बाय मिस्टेक 2 बार लिखा गया है, ये गलत है। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग बतानी है कि जो एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे क्या बनेगी, राइट। तो स्पेलिंग वाले भी क्वेश्चन भी आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में जो देखे जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो स्पेलिंग चेक के भी कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, राइट। कि इसका जो है इनिशियल लेटर क्या है या इसका एंडिंग किस पे हो रही है ना। जो जैसे क्रेस्टी वाले वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो मतलब इसकी एंडिंग वाली रूट से आपको इसको पकड़ना होता है। तो ट्रिक पे मैं इसकी क्लास आपको फर्दर दूंगा, स्पेलिंग को कैसे टैकल करना होता है। तो एडवर्सिटी, दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं। सो एडवर्सिटी की स्पेलिंग अगर हम देखते हैं, ADVERSATY रॉन्ग है, इट्स ADVI रॉन्ग है, ADVAR बिल्कुल रॉन्ग है, इट्स ADVERSITY। तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो एडवर्सिटी की जो राइट स्पेलिंग बनेगी दैट इज ADVERSITY। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी आंसर दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, चाइना इज अ rapacious regime that poses a significant threat not just to American interests but to the entire civilized world, right। तो rapacious का यहाँ पे आपको राइट स्पेलिंग बतानी है कि ए होगा, मतलब 5 ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे, ए से लेके ई तक।
तो रेपेसियस की जो राइट स्पेलिंग है वो, अब सी डी और ई में तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहता, लेकिन ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इट शुड बी ए, वेदर इट शुड बी ए और बी। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पे आई नहीं आता है तो बी भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, आंसर बनेगा हमारा ए। और रेपेसियस का मीनिंग होता है ग्रीडी, ग्रीडी बोलते हैं, या एक और वर्ड इसके लिए होता है दैट इज एब्रेसियस, ABARACIO। एब्रेसियस वी कैन से, ग्रीडी वी कैन से। तो रेपेसियस इज टू ग्रीडी, जो काफी लालची होता है उसको हम बोलते हैं रेपेसियस, राइट। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर इसका ए बता रहा है जो हमने करा। क्वेश्चन नंबर 23, he told the teenagers that such puerile behavior would not be tolerated during the ceremony। अब आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में प्यूराइल की राइट स्पेलिंग ढूंढनी है। सो प्यूराइल की राइट स्पेलिंग क्या बनेगी? इट्स ए बी सी डी और ई। पीई ये तो पेराइल हो गया, पेराइल तो कोई वर्ड नहीं होता, पैरिल जरूर होता है, एक वर्ड पैरिल होता है जिसका मतलब जेपर्डी होता है, जिसका मीनिंग हैजार्ड होता है, जिसका मीनिंग रिस्क होता है, जिसका मीनिंग डेंजर होता है। बहुत सारे वर्ड मैंने आपको दे दिए यहाँ पे, राइट। सो पैरिल होता है, पेराइल कोई वर्ड नहीं होता। तो ये तो स्पेलिंग गलत लिख रहा है, हमें प्यूराइल की राइट स्पेलिंग लिखनी है। सो प्यूरेल बिल्कुल गलत है, प्यूरिल ये रॉन्ग स्पेलिंग है, राइट आंसर इसमें ई बनेगा, दैट इज PUERIL। और प्यूराइल का जो राइट मीनिंग होता है वो क्या होता है? प्यूराइल का मीनिंग होता है जब आप किसी चाइल्डिश बिहेव करते हो, ठीक है, थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करना। सो प्यूराइल मीन्स चाइल्डिश, ये इसका मीनिंग, राइट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देख सकते हो आप यहाँ पे ई आंसर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। So the Western democratic societies demand that immigrants enthusiastically acquiesce to a new nation's cultural values। तो आपको यहाँ पे acquiesce की राइट स्पेलिंग बतानी है, और मैंने जो पार्ट 1 करवाया था उसमें भी ये हमने करा था। डिसअग्रीएबल का ऑपोजिट होता है ये। acquiesce का जो मीनिंग होता है दैट मीन्स अकॉर्ड समथिंग, अग्री होना, किसी चीज को मान लेना। अच्छी स्पेलिंग है, पेपर में पूछी जाती है। सो एक्वायर्स का मीनिंग होता है अग्री। इसका अगर मीनिंग की बात करें, इस वर्ड का मीनिंग होता है टू अग्री, सहमत हो, राइट। तो एक्वायर्स के लिए जो राइट यहाँ पे स्पेलिंग बनेगी आप देख सकते हैं, वो जो लिखा हुआ है वहां पे वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी राइट स्पेलिंग है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। इट्स ACQUIESCE, सो इट्स एक्वायर्स, राइट। सो एक्वायर्स की राइट स्पेलिंग बनेगी बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बाकी यहाँ पे गलत ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी आंसर ले रहे हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इजी है, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी स्पेलिंग्स भी हैं जो आप इजीली, जैसे वो एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग क्या दे रहा है, बोलो द एग्जिस्टेंस ऑफ UFOs इज समथिंग दैट पीपल कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट, राइट। तो एग्जिस्टेंस की राइट स्पेलिंग आपको बतानी है, बहुत इजी है, बता सकते हैं। सो इट्स EXISTINCE, रॉन्ग है। इट्स EXITANCE, बिल्कुल रॉन्ग है। इट्स EXISTENCE, दिस इज द राइट स्पेलिंग। तो अब ऐसा भी नहीं होता कि आप कोई हर चीज को रूल के हिसाब से टैकल करोगे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा जरूरी है। और एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग तो बहुत इजी स्पेलिंग है, ठीक है, मतलब इजीली आप इसको कैच कर सकते थे, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल ही गलत है। EXISTEN, यहाँ C आना चाहिए, यहाँ S दे रहा है। तो मतलब छोटे छोटे ये टर्मिनेशन से इसका पकड़ा गया कि टर्मिनेशन गलत कर रहा है ना। और यहाँ पे इनिशियल लेटर से पकड़ा गया कि ये इनिशियल लेटर गलत दे रहा है, यहाँ पे टर्मिनेशन रॉन्ग हो रहा है। तो कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो टर्मिनेशन से एलिमिनेट होती हैं, कुछ उसके इनिशियल लेटर से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। आगे मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे सी बता रहा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 26 में देख सकते हैं, पूरा देयर हैज नॉट बीन मच अप्रिशिएशन ऑफ हाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट गॉट लकी as a dash of falling oil prices worldwide since it came to power in 2014। तो पहली बात तो आप जब भी whenever you read any statement आप उसके टोन को जरूर समझा करो कि whether the sentence is going in positive tone
और नेगेटिव टोन, क्योंकि टोन से काफी ज्यादा एलिमिनेशन होता है। अगर हम आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो जब फिलर के क्वेश्चंस को आप टैकल करोगे, अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, तो कैसे करोगे? तो अप्रोच का तो पता होना चाहिए ना मेरे पास। मुझे युद्ध लड़ना है तो मेरे पास हथियार तो होने चाहिए ना, बिना शस्त्रों के जंग थोड़ी जीती जाती। तो टोन्स मतलब अगर टोन आपकी पॉजिटिव गोइंग ऑन है तो आपको नेगेटिव ऑप्शंस को ड्रॉप कर देना है, अगर आपकी टोन नेगेटिव गोइंग ऑन है तो आपको पॉजिटिव ऑप्शंस को ड्रॉप कर देना है। सिंपल सी बात है। आप जब सेंटेंस पॉजिटिव चल रहा है तो आप पॉजिटिव ही आंसर उठाओगे ना उसके साथ, और नेगेटिव चल रहा है तो भाई आप नेगेटिव ऑप्शंस उठाओगे। अब ये वाक्य नेगेटिव चल रहा है, देखो, there hasn't been much appreciation of how the present government got lucky as a dash of falling oil prices. So as a matter of falling oil prices, as a conclude of falling, बिल्कुल गलत आंसर है। as a decision, ये तो बिल्कुल irrelevant options हैं दोनों, मतलब ये तो भरे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो एज यहां पे क्या कर रहा है? एज यहां पे रीजन का काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए बिकॉज, एज और सिंस कंजंक्शन होते हैं, तीनों का काम रीजन देने का होता है, ठीक है। तो यहां पे हम मैटर भी एलिमिनेट करेंगे, आंसर बनेगा डी। So there hasn't been much appreciation of how the present government got lucky as a result of, उसका कारण बस उसका रिजल्ट क्या निकला? as a result of falling oil prices worldwide since it came to power in 2014, राइट। तो 26 का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे देखो डी दे रखा है, आगे देख सकते हैं 27, those who want to learn a foreign language or want their children to often feel they are facing against the dash। तो क्या अक्सर वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं कि दे आर रेसिंग, वो किसके पीछे भाग रहे हैं, किसके साथ साथ भाग रहे हैं? अगेंस्ट द मिनट्स, टाइम, क्लॉक या वर्ल्ड वाइड। ये थोड़ा फ्रेज टाइप क्वेश्चन है, राइट। तो दोज हु वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज और वांट देयर चिल्ड्रन टू ऑफन फील दे आर रेसिंग अगेंस्ट द डैश। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्लॉक। दे आर ऑफन फील दे आर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक। जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी, टाइम नहीं, समय नहीं, हम क्लॉक के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। क्लॉक जैसे सुई चलती है वैसे मतलब वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया इसने, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, सी हमारा क्लॉक था। आगे देखिए 28, इंडिया इज अ बिग इंपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन्स बट इज नॉट डैश इनटू एनी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल, बी इट कंपोनेंट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आपको बोल रहा है इंडिया इज अ बिग, अब देखो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया इज अ बिग इंपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन्स। यहां तक ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव चल रही है, पॉजिटिव, क्योंकि बिग इंपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन्स बता रहा है भारत देश को, तो प्लस में चल रही बात, राइट। और जब भी प्लस में बात चल रही है तो इसको आगे यहाँ पे कंजंक्शन बट लगा रहा है। बट क्या करता है भाई? बट करता है कॉन्ट्राडिक्ट। बट के थ्रू हम हमेशा ही विरोधाभास को बताते हैं। जैसे मैं बोलता हूं ही हैज लॉट्स ऑफ मनी बट ही इज माइजर, है ना। और बट एक आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से आगे जाके एक कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, राइट। और इसका रूल ये होता है कि जो टेंस आप पहले लिख रहे हो वही सेम स्ट्रक्चर आपको बाद में लगाना पड़ता है, राइट। तो बट इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फैन बॉयज का रूल है ये, ठीक है। तो बट के बाद भी देखो इज नॉट आ रहा है क्योंकि पहले इज दे रहा है। सो व्हाट इज नॉट डैश प्लग्ड, आंसर है इसका ए, ठीक है। बट इज नॉट प्लग्ड इनटू एनी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल, बी इट, प्लग्ड होता है मतलब जो कोई चीज ठहर जाती है, रुक जाती है, स्टक हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा इन्वॉल्व नहीं आएगा, डीलिंग नहीं आएगा। डीलिंग मतलब यहाँ व्यापार की बात नहीं कर रहा हो, ठीक है। और डील के साथ तो वैसे भी इन आना चाहिए, बट इज नॉट डीलिंग इनटू, डीलिंग इनटू तो होता ही नहीं है, डील इन होता है बिजनेस में, या डील विद होता है। मैन्युफैक्चरिंग इनटू बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए बने। तो 29 और 30 आप देख सकते हैं, बोथ आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, 29 एंड 30, ठीक है। एंथुसियाज्म इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ सक्सेसफुल। अब इस पहले क्वेश्चन में एंथुसियाज्म अंडरलाइन है, इंग्रेडिएंट्स अंडरलाइन है, लाइफ टाइम और सक्सेसफुल। अब आउट ऑफ दीज 4 अंडरलाइन वर्ड्स कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, बट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो इन 4 स्पेलिंग में बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। 29 और 30 बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग आपको पता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा हमारा बी,
ठीक है ना, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग तो बिल्कुल गलत लिख रहा है। इंग्रेडिएंट्स की राइट स्पेलिंग क्या होती है? INGRIDENTS, राइट। और लास्ट में बोला ऑन द डिक्लाइन ऑफ द रोमन अंपायर। ठीक है, देखो कितनी इजी स्पेलिंग है, बहुत ही इजी स्पेलिंग दे रहा है। ठीक है, और अंपायर की स्पेलिंग में देखो यहाँ पे भी बी आंसर होना चाहिए हमारा। अंपायर की स्पेलिंग में क्या आना चाहिए बेटा? ठीक है, इट्स INGREDIENTS, ये रॉन्ग है, ये सही। इट्स INGRE इंग्रेडिएंट्स, INGREDIENTS, तो ये भी रॉन्ग लिख दी मैंने, ये सही है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स और एम्पायर की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग दे रहा है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सो इट्स INGREDIENTS इंग्रेडिएंट्स। तो अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस करें, जैसे पार्ट 1 भी मैंने आपको करवाया, पार्ट 2 भी करवाया। ठीक है, जो हमारा पार्ट 1 था उसमें भी आपने देखा होगा कि एरर के क्वेश्चन थे। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताऊं तो मैं ये बता सकता हूं कि इसमें प्रेपोजिशन लिख के बता देता हूं आपको चैप्टर। एक तो प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस हमें दिखने को देखे हमने, क्योंकि पार्ट 1 में अगर आपको याद होगा तो उसमें जो है हमने 1-2 क्वेश्चंस करे थे जहां पे जो है उसने जैसे डिस्पाइट ऑफ वाला क्वेश्चन करा था, उसने ऑफ लगा के दिया था। और ये प्रेपोजिशंस तो आपको वैसे भी आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफी फायदा करता है। कल एक क्वेश्चन करा था हमने जिसमें हमने लगाया था इंटरेस्टेड विद। आपको अगर याद होगा लास्ट जो फर्स्ट पार्ट हुआ था उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, जहां पे इंटरेस्टेड का आंसर लिया था और उसके साथ हमने लगाया था आगे फिक्स्ड प्रपोजिशन विद था। उसमें ब्लैंक के बाद क्योंकि विद आ रहा था, एक उसमें अकॉम्पनीड था, उसके साथ बाय लगता है। ठीक है, और 1-2 वर्ड और थे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशंस ले रहे थे, राइट। अकाउंटेबल फॉर था, अकाउंटेबल के साथ फॉर आता है, अकॉम्पनीड के साथ बाय आता है, इंटरेस्टेड के साथ विद आता है। तो प्रपोजिशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपको फिलअप्स के क्वेश्चंस करने में, आपको फिलअप्स के क्वेश्चन करने में, फिलर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, सिंगल फिलर, डबल फिलर, और आपको जो क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है, जो आरबीआई असिस्टेंट में जो क्लोज टेस्ट आता है, उसको करने में ये चैप्टर काफी फायदेमंद, मतलब आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में और राइट आंसर तक पहुंचने में इट विल हेल्प, इट विल बेनिफिट यू अलॉट, राइट, प्रपोजिशंस। और अगर हम बात करें थोड़ा सा और अगर हम चैप्टर की बात करें, टेंस के ऊपर क्वेश्चंस थे, टेंस के ऊपर 1-2 हमने क्वेश्चंस देखे इसमें, पूरे जो ये पीवाईक्यूज का सेट हमने किया। ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके मैंने पढ़ा दिया आपको, 30 क्वेश्चंस हो गए हमारे। तो इसमें टेंस के भी कई बार आ रहा था, पहले भाग में आपको सेकंड फॉर्म दे रहा है, थर्ड वाला जो सी वाला पार्ट है उसमें भी आपका पास्ट चल रहा है, लेकिन मिडिल में आपको प्रेजेंट टेंस लगा के दे देगा। तो टाइम एंड टेंस के ऊपर भी आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आएंगे इकोनॉमिकल सेंस में, लेकिन इकोनॉमिकल सेंस होने के साथ साथ आपको टेंस का अच्छा नॉलेज होगा तो आप वर्ब के थ्रू वहां पे हिट मार जाओगे एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा अगर मैं देखूं तो ये कंजंक्शंस बहुत आ रहे हैं, ये कंजंक्शंस बहुत आ रहे हैं। और कंजंक्शंस जैसे बट आ गया मिडल में, तो आपको पता होना चाहिए भी बट करता क्या है। तो कंजंक्शंस के आपको क्या पता होने चाहिए? फंक्शंस, आपको फंक्शंस ऑफ कनेक्टर्स पता होने चाहिए। बिकॉज के थ्रू हम रीजन देते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट के थ्रू हम पर्पस बताते हैं। ठीक है, बट के थ्रू, दो के थ्रू, ऑल दो के थ्रू, इवन दो के थ्रू, हाउएवर के थ्रू हम कॉन्ट्रडिक्शन बताते हैं। ठीक है, कौन सा कंजंक्शन क्या करता है? डिस्पाइट है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं। डिस्पाइट कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इन स्पाइट ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, नेवरदलेस कॉन्ट्राडिक्ट करता है, नॉनदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, जो थोड़े आपने हायर लेवल के कंजंक्शंस होते हैं, नॉनदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, ये सारे ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, राइट। तो कौन सा कंजंक्शन क्या कर रहा है? एंड के थ्रू क्या करते हैं? स्टेटमेंट को स्ट्रेच किया जाता है ना। तो ये सारे आपको पता करने पड़ेंगे कंजंक्शंस के फंक्शंस। और आगे जाके जो आपकी रीअरेंजमेंट आती है, जो जंबलिंग आती है, पैराजंबल्स जो आते हैं, ठीक है, जो आपके कुछ इस तरह से आ जाते हैं, PQRS या तो ऐसे दे देगा, इसके आने के चांस थोड़े कम होते हैं। अगर हम आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो PQRS करके ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ इस तरह से S1 S6 है ना, पहला दे देगा, एंडिंग वाला भी दे देगा, मिडल में आपको 4 अरेंज करने होंगे। ये वाला जो जंबल होता है, ये
ये थोड़ा आ सकता है, ये थोड़ा इजी होता है, एसएससी पूछता है इसको। अगर हम आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो ये वाला जंबल ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। और एक फिर थर्ड टाइप होता है जो बैंकिंग का सबसे फेवरेट रहता है, जिसमें आपको कुछ भी गिवन नहीं होता, जिसमें ऐसे 5 एग्जांपल्स होते हैं, ना तो ओपनिंग देगा ना ही आपको एंडिंग देगा, राइट। यू हैव टू अरेंज ऑल द स्टेटमेंट्स ऑन योर ओन। और जब हम इस क्वेश्चन को टैकल करने की बात करते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में खास तौर पे, तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको पीछे चैप्टर बताया कंजंक्शंस, ये बहुत हेल्प करेगा आपका, राइट। क्योंकि कंजंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके थ्रू जो है आप पैराजंबल को, जितने आपके फंक्शंस ऑफ कनेक्टर्स अच्छे होंगे, आपको रीअरेंजमेंट को टैकल करने में काफी हेल्प रहेगी। और फर्दर क्लासेस में आपको रीअरेंजमेंट के टिप्स और ट्रिक्स, कैसे हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो सारे मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। क्लोज टेस्ट को कैसे टैकल करना है, रीअरेंजमेंट को कैसे करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।